भारतीय दर्शन का एक किताब ले लेके, वो किताब है मैडम, उसी का है रिलेटेड। आप मुझे एक बार कवर पेज भेजिएगा बुक का, मैं देख के बताती हूँ। हाँ, मैं चैटर्जी ऊपर करके रखी। मैंने बोला था एक बुक का। हाँ ठीक है। हाँ हाँ मैडम, चटर्जी हाँ का वो लिया हाँ था मैंने, पिछली बार ही हाँ। लिया था। हम्म। ऊपर है, मैं कल कल दिखाती हूँ मैडम, ऊपर ओके है। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। और हाँ। ठीक ठीक है, तो फिर ये आपका कोर्स टाइटल है। और फिर आपका कोर्स कोड 22 MAJPC 3804। ठीक है। और फिर इसके बाद इसका वेटेज आप देख सकते हो 50-50, यानी कि 50 मार्क्स फॉर कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड 50 मार्क्स फॉर एक्सटर्नल्स। तो जो आप जो फाइनल एग्जाम दोगे, सेमेस्टर एग्जाम, वो होगा 50 मार्क्स का। और आपके जो कंटिन्यूअस असेसमेंट है उसमें आपके प्रेजेंटेशन प्लस राइटिंग असाइनमेंट और 10 मार्क्स फॉर योर अटेंडेंस, ये सब आपका 50 में कवर होता है। तो पास मार्क्स इज 20% इन बोथ, मतलब दोनों में 20% आपको होना है। एग्रीगेट पास मार्क्स इज 40%। ठीक है। तो इसका टोटल आवर्स आपको डेडिकेट करना पड़ेगा अराउंड 60 आवर्स, जिसमें डिस्कशंस, आपकी क्लास प्रेजेंटेशन, क्लास लेक्चर, एवरीथिंग विल बी काउंटेड। जो भी है सब कुछ काउंट होगा। तो अभी फिलहाल 6 मंथ का, हर मंथ आप देख सकते हो कि 10 आवर्स, मतलब ये 60 आवर्स टोटल कवर अप करना है आपको टोटल। 4 to 5 मंथ्स में वी हैव टू कवर इट। अभी कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि कंपेरेटिव स्टडी करना है वो जनरल प्रिंसिपल को। जैसे कि मैंने बताया, ऐसे कुछ सिद्धांत जो कि हर मतलब हर पर्सपेक्टिव से जिसके बारे में पढ़ाई की गई है, जिसके बारे में सोचा गया है। सोल का कंसेप्ट हो गया, गॉड का कंसेप्ट हो गया यूनिवर्स का कंसेप्ट हो गया। ये ऐसे सिद्धांत है, ऐसे प्रिंसिपल्स है जिसके बारे में हर पर्सपेक्टिव से देखा गया है। तो यहाँ पे हमें एक जनरल कंपैरिजन करना है कि जैन में क्या बताया गया इसके बारे में, और इंडियन वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में इसके बारे में क्या बताया गया। तो सबसे बेस्ट टिप्स तो आपके लिए यही है, मतलब आप लोग पहली बार ऐसे कंपेरेटिव फिलोसफी पढ़ने वाले हैं, तो सबसे बेस्ट टिप्स तो यही है कि स्टार्टिंग से ही आप लोग नोट्स बनाइए, जिसमें आप 2 कॉलम रखिए। एक कॉलम में आप जैनिज्म, दूसरे कॉलम में कोई भी फिलोसफी आप पढ़ रहे हैं ना, वो फिलोसफी का टॉपिक लिखते जाइए और वो क्या कंपैरिजन कर रहा है। तीसरे कॉलम में आपने क्या कंपैरिजन, किस कंपैरेटिव एंगल से आपने कंपेयर किया, कौन से तत्वों को कंपेयर किया। ऐसे 2-4 कॉलम बना के आप स्टार्टिंग से उसको रख सकते हो, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जिसमें हम कंपेयर करते जाते हैं। ओके। तो वो जो कंपेरेटिव एस्पेक्ट्स है ना, उसके बारे में ऐसा नहीं है कि जो हर पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लासरूम में वो सब कुछ टेक्स्ट बुक में मिलेगा ही। कुछ ऐसा भी कंपेरेटिव हो सकता है जो मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए, या जो आपको लगा कि ऐसा होना चाहिए, वो भी एक कंपेरेटिव का एस्पेक्ट है। तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे बेस्ट पॉइंट ऑफ स्टडी इसका यही है कि हम कंपेरेटिव जो चार्ट है और कंपेरेटिव जो टेबल है उसको स्टार्टिंग डे से मेंटेन करते जाए, क्योंकि हर रोज हम जैनिज्म को कंपेयर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफी से। जैनिज्म के कुछ प्रिंसिपल्स को हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी से। तो क्या कंपेरिजन किया, है ना। तो ऐसे 2-4 टेबल में आप लोग उसको कंपेयर करके लिख सकते हो। अब इसका कोर्स आउटकम क्या रहेगा? सबसे पहले तो आपको कंपेरेटिव स्टडी का आइडिया हो जाएगा कि कंपेरिजन हम करते कैसे हैं, कंपेरिजन करते क्यों है, और कंपेरिजन करने से हमें आउटकम क्या मिलता है। क्योंकि कंपेरेटिव एक एक क्राइटेरिया है, या बोलो एक एस्पेक्ट है जो कि रिसर्च में भी यूज किया जाता है ना। आजकल तो कंपेरेटिव थोड़ा कम कर दिए रिसर्च में, बट स्टिल जो कंपेरेटिव है वी स्टिल यूज इन अ रिसर्च एज अ मोड ऑफ और मेथड ऑफ रिसर्च। एक मेथड के रूप में कंपेरिजन कंपेरेटिव का यूज किया जाता है। कंपेरेटिव एनालिसिस, ये सब कुछ हम रिसर्च में यूज करते हैं। ओके। तो यहाँ पे अगर कंपेरेटिव स्टडी करना है तो हमें कंपेरिजन जो टर्म है उससे अवेयर होना है हमको कि कंपेरिजन होता क्या है। कंपेरिजन यानी कि, जैसे कि अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल न्याय में लिया जाता है। कंपेरिजन जो है वो एक सोर्सेस ऑफ नॉलेज है, ये मालूम है आपको, इट इज वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ नॉलेज, हाँ मैम। राइट। जो कि हाँ मैम। जो कि ओनली मीमांसा एक्सेप्ट करता है। बाकी की फिलोसफीज जो है, आइडिया जो जो है स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, वो एक्सेप्ट नहीं करते कंपैरिजन को, बट मीमांसा फिलोसफी वेल एक्सेप्ट्स दिस कंपैरिजन। ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया। एक एग्जांपल ये दिया कि सपोज आपने एक एक डोमेस्टिक कैट देखा है। ठीक है।
एक डोमेस्टिक कैट देखा, हाउ डोमेस्टिक कैट लुक्स लाइक, कैसा दिखता है डोमेस्टिक कैट, आप लोग ने देखा है? छोटा छोटा शेर। छोटा शेर, ठीक है, ये कंपैरिजन का एक अनिल जी ने बोला, संधि जी, अगर आपको डिफाइन करना है एक कैट को तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट इट इज? cat cat is a domestic animal बोलते हैं दो ना। पैर होते हैं, मतलब चार पैर होते हैं, है ना, हाँ हाँ उसके हाँ। डिस्क होते हैं, एक छोटी सी टेल हाँ होती है, ऐसे ही आप कंपेयर, ऐसे ही बताएंगे इसके बारे में। सपोज जंगल पे गए आप सफारी के लिए समथिंग, एंड देयर यू हम्म, फाउंड अ डिफरेंट कैट, अ वाइल्ड कैट, हाँ वाइल्ड कैट। ओके, और आपको घर वापस आके कोई पूछा आपको किसी ने कि आपने क्या देखा, नाउ यू डोंट नो कि वो क्या है, बट यू नो कि इट लुक्स लाइक अ डोमेस्टिक कैट, तो आप क्या करेंगे, आप व्हाट यू विल डू? ओ, इसके जैसा था बोलते हैं, जैसे हाँ, तो इसके यू इसके विल डू जैसा। कंपैरिजन, आप हाँ हाँ। कंपैरिजन करेंगे। सिमिलरली हम्म यहाँ पे भी जो भी फिलोसफीज पढ़ रहे हैं हम, इसके बारे में अगर हम एग्जैक्ट नॉलेज नहीं रखते, एग्जैक्टली एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो हम कंपेरेटिव एंगल के थ्रू उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, या उसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, हमारी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जो कंपेरेटिव स्टडीज है और जो कंपेरेटिव एज अ वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ नॉलेज जो यूज किया गया है, इसी विषय के लिए किया गया है, इसी मुद्दे के लिए किया गया है कि हम कंपेरेटिव एनालिसिस करके जो हमारी जो जिस भी एरिया में लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उसको हम एक्सपेंड कर सकें। अब यहाँ पे जैसे कि आप कोर्स में देख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट में या फर्स्ट पॉइंट में भी देख लीजिए, कंसेप्ट ऑफ रियलिटी, सोल, गॉड, यूनिवर्स, इसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग इज वेरी लिमिटेड, इट इज लिमिटेड, एंड दैट इज व्हाई वी आर डूइंग कंपैरेटिव स्टडी। मतलब जो एक थिंकर ने बताया, फिर दूसरे थिंकर ने बताया, तीसरे थिंकर ने बताया, कितने थिंकर्स जो मेन में थिंकर्स है, मेन में जो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है, उसके उनके एंगल के थ्रू हम इसको स्टडी करेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है एक्सपेंड होगी, और इसके बारे में हमारी ज्यादा जानकारी होगी, और किसी को ये सारी चीजें बतानी है कि ये क्या होता है, तो हम उनको और अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि सोल के बारे में हमने देखा नहीं है, उसको हम कंपेयर करके बता सकते हैं। इवन गॉड वी हैव नॉट सीन, बट वी कैन कंपेयर एंड से कि बुद्धिज्म में ऐसा बताया है, जैनिज्म में ऐसा बताया है, सो समथिंग गॉड इज कॉल्ड एज दिस इज दिस, वी कैन से। तो कंपेरेटिव स्टडी का जो एनालिसिस है यही है कि हमारे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग को वो एक्सपेंड करता है, और हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का वो प्रयास करता है। ओके, सो दिस इज अवर वन आउटकम, फर्स्ट कोर्स का आउटकम, कि कंपेरेटिव स्टडी करना है कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स का, रियलिटी का, सोल का, गॉड का, यूनिवर्स का, ये आपके मेन कॉन्सेप्ट रहेंगे। तो व्हेन यू प्रिपेयर अ टेबल ना, आप लोग जब टेबल प्रिपेयर करते हैं तो दैट टाइम टेबल में यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, जो आपका जो रोज है, रोज में आप ऐसे लिख सकते हैं, रियलिटी, यूनिवर्स, गॉड, एक कॉलम के जो टॉप में रियलिटी, यूनिवर्स, गॉड और कर्मा, क्योंकि हम लोग थ्रू आउट द सेशन यही सारी प्रिंसिपल्स पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यू कैन जस्ट राइट एक एक कॉलम में ये सब लिख सकते हैं, और ये फर्स्ट जो आपका फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट कॉलम, उसमें आप फिलोसफीज लिखते जाएंगे कि जैनिज्म सेज दिस, बुद्धिज्म, देन हिंदुइज्म, ऐसा आप लिख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में। एंड नेक्स्ट बाय नेक्स्ट कॉलम यू कैन डिफाइन कि बुद्धिज्म में रियलिटी को क्या बताया, बुद्धिज्म में गॉड को क्या बताया, क्योंकि ना एंड ऑफ द सेशन इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग कि किसने क्या बोला है, मिक्स हो जाता है। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे अगर आप लोग अपना टेबल बना के रखेंगे, कॉलम्स बना के रखेंगे, तो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द जब कोर्स कंप्लीट होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि किसने क्या बोला है, उसमें क्लैरिटी रहेगी। ओके, सो व्हेन वी हाँ स्टार्ट, यू स्टार्ट मेकिंग योर कॉलम्स आल्सो, और ये सारे जो टॉपिक्स है, तब जब जो जो टॉपिक का रेफरेंस लिया जाएगा, पढ़ा जाएगा, तब आप उसमें वो कंटेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कोर्स आउटकम 2 में देख सकते हो, आप लोग देख सकते हैं, और इसका जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल है, इट इज एनालाइजिंग। अब व्हाट इज एनालाइजिंग, एनालाइजिंग किसको बोलते हैं? विश्लेषण विश्लेषण हाँ, करते हैं ना। हाँ, यानी कि कोई बड़ा सब्जेक्ट है, उसको टुकड़ों में डिवाइड कर करके
1 by 1 उसको पढ़ना, उसको हम एनालाइजिंग बोलते हैं। अगर एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत भारी हो जाएगा, इसलिए हम उसको डिवाइड कर करके टुकड़ों में पढ़ते हैं, तो उसको हम एनालाइजिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लर्निंग लेवल है वो एनालाइजिंग पे फोकस है। अभी जो दूसरा है वो है कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कंसेप्ट्स ऑफ कर्मा। कर्मा के बारे में तो आपका पूरा एक कोर्स ही है, बट आपने जैनिज्म के कर्मा पे फोकस किया है मोस्टली, थ्योरी ऑफ कर्मा हाँ अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। हाँ बट राइट नाउ व्हेन वी सी कर्मा, हम इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। जैनिज्म से लेके डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द थॉट्स है। जैसे आप लोग को मालूम है हमारा जो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है वो 2 पार्ट पे डिवाइड किया गया है। वन विच बिलीव्स इन वेद, वन आस्तिक विच और डज नॉट बिलीव इन वेद। जो वेद को विश्वास करते हैं उसको आस्तिक बोला गया, जो हाँ, वेद पे नहीं तो विश्वास नहीं करते उनको नास्तिक बोला गया। नास्तिक। तो ये पे एक कंपैरिजन है, ठीक है। तो जो आस्तिक में आ गया वो 6 इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, कौन कौन से कोई बताएगा? न्याय वैशेषिक, सांख्य सांख्य और योग, हाँ और वेदांत, वेरी गुड। वेदांत और एक और है कोई। द्वैत अद्वैत है। मैंने जस्ट बहुत एग्जांपल एक दिया है। कैट का, कौन से फिलोसफी से दिया? वेस्टर्न फिलोसफी मैम। नहीं, अभी मैंने जो कैट का एग्जांपल दिया कि कंपैरिजन जो है सोर्सेस ऑफ नॉलेज इज यूज्ड इन दिस फिलोसफी विच इज मीमांसा फिलोसफी। मीमांसा। तो ये मीमांसा। 6 स्कूल्स हाँ, ऑफ फिलोसफी मीमांसा। है जो कि आस्तिक दर्शन है। ओके, अदर स्कूल ऑफ फिलोसफी नास्तिक दर्शन, जिसमें चार्वाका, जैनिज्म, बुद्धिज्म। जैनिज्म बुद्धिज्म सुना होगा आपने, चार्वाका सुना? हाँ, सुना। चार्वाक भी सुना है मैडम। चार्वाक सुना चार्वाका, मैम, आत्मा को जो नहीं मानते हैं। हाँ, हाँ, वो किसी भी चीज को मतलब जो आप ले रहे नहीं गॉड, मानते। गॉड को भी नहीं मानते। वो उनका बोलना है कि नहीं, जो हमें नहीं दिख रही है उसको हम कैसे माने, जो चीज हमें दिख रही है उसको ही हम मान सकते हैं। तो बहुत ही प्रैक्टिकल फिलोसफी है उनकी। फिलोसफी भी ऐसे है कि खाओ पियो जियो मजे करो, एंड आप हाँ उधार भी अगर लेते हो तो अच्छे से हाँ, ले लो तो उधार। ठीक अगर आपको ठीक। खुद को खुश करना है तो हाँ आप ले लो उधार, और हाँ, रिटर्न उधार करने का लेकर भी भी मत खाओ। सोचो। तो बहुत ही ऐसी इंटरेस्टिंग फिलोसफी है, प्रैक्टिकल फिलोसफी है। तो ये तीनों जो है वो नास्तिक में आता है, और आस्तिक में जो 6 इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है ये आ जाता है। तो अब ये सबके पर्सपेक्टिव से कर्मा क्या होता है, ठीक है, कर्मा क्या होता है, साथ साथ लिबरेशन क्या होता है, व्हाट इज लिबरेशन। तो ये सब हमको इस पर्टिकुलर कोर्स में स्टडी करना है। तो मतलब डिफिकल्टीज समझने में नहीं आती, डिफिकल्टीज मेमोराइज करने में आती है कि किसने क्या बोला, कौन सी फिलोसफी ने क्या बोला। मेमोराइज करने में काफी डिफिकल्टीज आती है। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ इफ यू प्रिपेयर नोट्स, इफ यू कीप एवरीथिंग वेल कंपाइल्ड, देन लास्ट डे में प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो लास्ट डे में बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि क्या लिखे, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा व्हाट टू राइट करके। सिर्फ जैनिज्म का पता होता है, बाकी की फिलोसफीज क्या बोलती है कुछ आइडिया नहीं होता है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टू पे अटेंशन, एंड जो भी कंसेप्ट्स है उसको सिस्टमेटिक तरीके से आप अपने नोट्स में बना के लिख सकते हैं। सो एंड ऑफ द डे इट विल नॉट बी ए प्रॉब्लम फॉर यू टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, है ना। और हाँ फिर मैडम। कोर्स आउटकम 3 जो है वो है आउटलाइन द एपिस्टेमोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एज प्रेजेंटेड इन इंडियन फिलोसफी। अब एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी, आप लोग को मालूम है? ज्ञान मीमांसा। हाँ, ज्ञान ज्ञान मीमांसा। मीमांसा। अब एपिस्टेमोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है, यानी कि इसमें सब कुछ आ गया जो कि नॉलेज से रिलेटेड है। ओरिजिन ऑफ नॉलेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, डिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, टाइप्स ऑफ नॉलेज, ये सब कुछ आ गया इसमें। तो अभी जो भी हम यहाँ पे नॉलेज प्राप्त करेंगे, जो भी पर्सपेक्टिव हमारी है यहाँ पे रियलिटी के लिए, सोल के लिए, गॉड के लिए, उसके लिए हम ऑब्वियसली बात है टेक्स्ट को रिफर करेंगे, टेक्सचुअल रेफरेंस लेंगे, है ना। इंडियन फिलोसफी में भी टेक्स्ट लेंगे, बुद्धिज्म हो गया, चार्वाका हो गया, सबके लिए एक एक कोई ना कोई टेक्स्ट की स्टडी करेंगे। तो टेक्स्ट में क्या दिया है, क्या बताया है, तो दैट इज ऑल कवर इन द एपिस्टेमोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ज्यादा डीप टेक्सचुअल स्टडीज नहीं है, बिकॉज इट इज ऑल द जनरल थिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट स्टिल एक आइडियाज तो लेंगे ही कि बुद्धिज्म के कौन से सूत्रास में बोला है, या मतलब बुद्धिज्म में भी टाइप्स है ना, हीनयान महायान। तो थोड़ा सा भी रेफरेंस हो सकता है कि हीनयान में क्या बोला है, महायान में क्या बोला है, क्योंकि वो मतलब
जो ट्रेडिशंस है, ट्रेडिशन वाइज जो पर्सपेक्टिव भी डिफर करती है, ज्यादा नहीं बट स्लाइट डिफरेंस होता है ट्रेडिशन वाइज पर्सपेक्टिव्स में। तो थोड़ा थोड़ा सा हम ये कंपैरिजन में ये ले सकते हैं। तो दैट इज कमिंग अंडर द एपिस्टेमोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अब कोर्स आउटकम 4, और ये जो आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी था, ये अंडरस्टैंडिंग, मतलब इसको आपको समझना है। मे बी यू डोंट एनालाइज इट बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, कि कौन से सूत्रस में क्या दिया है, कौन से टेक्स्ट में क्या दिया है, अगर ऐसा रिचुअल्स होता है तो क्यों होता है, उन्होंने गॉड के बारे में अगर मूर्ति पूजा करा है तो क्यों करा है, व्हाट इज द रीजन, है ना। तो ये सारी चीजें हमारी एपिस्टेमोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में आती है। और कोर्स आउटकम 4 में कंडक्ट अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सब्सटेंस। तो कंसेप्ट ऑफ सब्सटेंस इज नथिंग बट अ कंसेप्ट ऑफ रियलिटी। सब्सटेंस बोलते हैं वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में, रियलिटी को सब्सटेंस बोलते हैं। हम यहाँ पे इंडियन फिलोसफी में उसको सत्य बोलते हैं, तो वहां पे उसको ज्यादा से ज्यादा तत्व या सब्सटेंस बोला जाता है। सब्सटेंस यानी माइन्यूटेस्ट पार्ट ऑफ द रियलिटी, जो रियलिटी का जो कण है, सबसे छोटा कण, क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफी सबको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखने का कोशिश करते हैं, बट वो उनको एकदम साइंटिफिक लेवल में जाके देखने का प्रयास करते हैं। तो साइंटिफिक लेवल पे रियलिटी को उन्होंने सब्सटेंस बोला है। ओके, तो सब्सटेंस के बारे में समझेंगे अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न फिलोसफी। उन लोग ने रियलिटी को क्या बोला, जैसे कि एक वेस्टर्न फिलोसोफर है मोनाड, ये लाइबिनिज बोलते हैं कि रियलिटी इज नथिंग बट मोनाड्स, जिनको वो चिदरू बोलते हैं, चिदरू और समथिंग वेरी छोटा सा पार्टिकल जो कि सब में अवेलेबल है, तो उसको अलग ही नाम दे दिया रियलिटी को, दैट इज मोनाड्स। ठीक है। और एक फिलोसोफर है बर्कली, बर्कली बोलते हैं कि हम जो देखते हैं ना वही रियल है। और इसमें बहुत अच्छा कहावत भी है कि जंगल में मोर नाचे किसने देखा, मतलब अगर जंगल में मोर नाच भी रहा है, अगर किसी ने देखा नहीं तो इट डजंट एग्जिस्ट। अगर कोई देख रहा है उसको, तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल आता है, मतलब ये प्रॉब्लम है, इट्स वेरी बिग क्वेश्चन कम्स कि सपोज भगवान है या नहीं है, इसमें एक सवाल आता है। तो कोई पूछता है कि भगवान को तो कोई भी नहीं देख रहा, नोबडी इज वॉचिंग द गॉड, ठीक है, नोबडी इज वॉचिंग द गॉड, तो गॉड है या नहीं है, राइट। तो वहां पे ऐसे सवाल, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं, जिसका बाद में बर्कली ने आंसर भी किया है इसका। तो दैट इज ऑल द इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स, क्वेश्चंस अबाउट गॉड, अबाउट रियलिटी, यूनिवर्स। तो वो हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि उसने अगर, उन्होंने अगर ऐसा बोला तो व्हाई दे हैव सेड दैट, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन वी विल डू, है ना। सो दैट इज व्हाई आई वाज थिंकिंग, मैं सोच रही थी कि इस बार का जो हम लोग लेक्चर्स लेंगे दैट विल बी मोस्टली डिस्कशन, क्योंकि पीपीटीज आई विल शो, यू विल सी, यू विल फॉरगेट, आप भूल जाओगे। हम लोग डिस्कशन करेंगे, वी विल टेक स्टोरीज, वी विल टेक एग्जांपल्स कि कौन से फिलोसोफर्स ने क्या बोला, क्यों बोला, तो वो आपकी मेमोरी में ज्यादा रहेगी एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। फ्यू मतलब कुछ टाइम वी विल टेक पीपीटी, अगर कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा डीप होगा, कोर होगा, देन वी विल डू पीपीटी, अदरवाइज डिस्कशन ही करेंगे। वेयर आई नीड आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए, इंटरेक्ट करिए, खोज करिए ये फिलोसफीज के बारे में, क्योंकि ये सारे जो है जो भी है, ये आज भी फिलोसफी में एज अ प्रॉब्लम गिने जाते हैं। अबाउट द गॉड, अबाउट द रियलिटी, दैट इज ऑल द बिग प्रॉब्लम। इसके बारे में अभी भी रिसर्च हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू एनालिसिस हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स का खंडन किया जा रहा है, खंडन के बाद मंडन किया जा रहा है। सो दिस ऑल इज हैपनिंग। तो ये कुछ फिक्स नहीं है, एज पर दी फिलोसफी का डिक्शनरी ये सब कुछ फिक्स नहीं है, स्टिल इसमें प्रोग्रेस हो रहा है ना। तो इसमें जितना हम डिस्कशन करेंगे, वाद विवाद करेंगे, उतना हमारा इसका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग होगा। ओके, तो ये एक हो गया आपका कंपैरेटिव स्टडी विद द वेस्टर्न फिलोसफी। एंड ये अगेन एनालाइजिंग है। एनालाइजिंग मतलब बड़े कोई कंसेप्ट है उसको खंडन करके, छोटा छोटा करके उसको पढ़ने का प्रयास करना, एनालाइजिंग हो गया। फिर उसके बाद CO5 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट इज अबाउट सोल, आत्मा एंड माइंड बॉडी रिलेशन एज प्रेजेंटेड इन वेस्टर्न फिलोसफी। जैसे कि एक फिलोसोफर है डेकार्ट्स, डेकार्ट्स बोलते हैं कि रियलिटी इज डिवाइडेड इनटू टू, एक है माइंड, दूसरा है बॉडी, एक है मन, दूसरा है शरीर। ये दोनों में ही हमारा जो रियलिटी है
हमारा रियलिटी उसमें डिवाइडेड है, माइंड एंड बॉडी। फिर उसके लिए उन्होंने एक और एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बोला कि माइंड एंड बॉडी इंटरैक्ट, जिसको इंटरेक्शनिज्म बोलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं वो। तो इंटरैक्ट कहाँ करते हैं वो? तो उन्होंने बोला कि हमारे जो दिमाग है उसमें एक छोटा सा ऑर्गन है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड पे वो इंटरेक्शन होता है, यानी जो माइंड सोचता है वो बॉडी करता है, और जो बॉडी सोचता है वो माइंड करता है। मतलब दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। अगर शरीर में कुछ पेन हुआ तो झटके से, मतलब कुछ भी शरीर में होता है तो मन में ऐसे विचार आते हैं ना कि ये मुझे क्यों हुआ, ये तो बहुत भारी पेन है, ये तकलीफ से मैं कैसे निकलूं। हमेशा वी विल बी लाइक फोकसिंग ऑन द पेन, है ना। और वैसे ही हम मन में अगर कुछ सोचते हैं कि ये दर्द तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े दर्द सही है लाइफ, इमीडिएटली बॉडी को रिलीफ मिलता है। तो दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन हैपेंस, एंड ये कहाँ पे होता है? इट इज ऑल हैपनिंग इन द पीनियल ग्लैंड according to Descartes. Descartes is one of the very famous philosopher जो है वहां से सिविलाइजेशन से बिलोंग करते, इट्स वेरी फेमस फिलोसोफर। और ये जो बताते हैं, ये भी बोलते हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं जो सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, इसका मुझे प्रमाण मिलता है। अगर मैं सोचूं ही ना, मेरा दिमाग काम ही नहीं करे, तो क्या मैं हूँ, क्या मेरा एग्जिस्टेंस है? ये एक सवाल आता है। जैसे कि अभी बर्कली ने बोला कि मैं देखता हूं तो वो है, मैं अगर उसे नहीं देखता तो वो नहीं है। अगर मुझे कुछ दिख रहा है तो दैट इज इन एग्जिस्टेंस, अगर वो मुझे नहीं दिख रहा है तो वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। ठीक है, तो ये फिलोसोफर्स जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हर एक इम्पोर्टेंट विषय में इन्होंने हमें जानकारी देने की कोशिश की है। अब ये सारे सब्जेक्ट्स जो है एनालाइजिंग में आता है, क्योंकि बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को हम समझ रहे हैं, उसको डिवाइड करके, उसको विश्लेषण करके उसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे काफी सोच विचार करने वाले कॉन्सेप्ट्स है। रेटिफिकेशन इसमें कुछ काम नहीं आने वाला। वी हैव टू थिंक अलॉट ऑन दिस कि अगर डेकार्ड्स ने बोला है आई थिंक देयरफॉर आई एम, मतलब ये सच है क्या? अगर मैं ना सोचूं किसी समय, अगर मेरा कॉन्शियसनेस काम ना करे, किसी क्षण में कोमा में हो जाऊं या कुछ हो जाऊं, तो क्या मेरा अस्तित्व रहेगा? क्या मेरी आइडेंटिटी रहेगी? सो व्हाट वी कॉल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होता क्या है? आइडेंटिटी क्या है, इस पे भी बहुत सवाल है, बहुत, कि क्या मेरी आत्मा आइडेंटिटी है या कुछ और है जो आइडेंटिटी है। जैसे अभी इसका एक यानी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक आपने शायद सुना होगा शिप ऑफ द थीसस, पिक्चर है एक शिप ऑफ द थीसस। उसमें क्या है कि एक पुरानी शिप होती है, पुरानी जहाज होती है। ठीक है, पुरानी जहाज होती है, तो जो जहाज का मालिक होता है वो सोचता है कि इसके कुछ पार्ट्स को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। ओके, तो वो क्या करते हैं, पुरानी जहाज का जो एक एक पार्ट होता है, उसका वुड, उसका प्लैंक, उसका जो कपड़ा होता है, एवरीथिंग स्लो बाय स्लो एक एक दिन करके वो चेंज कर देते हैं। एक दिन कोई दूसरा आता है व्यक्ति, वो देखता है कि ये आपने नया शिप लिया है, कि इट लुक्स सो न्यू, इतना नया दिख रहा है, ये जहाज आपने कब लिया? देन वो जो मालिक होता है सोचता है कि मैंने सिर्फ इसके पार्ट्स पूरे रिप्लेस कर दिए, नाउ दिस अदर पर्सन इज थिंकिंग इज न्यू। तो अभी इस पर्टिकुलर जहाज को मैं नया जहाज बोलूं, या मैं ये बोलूं कि ये पुराना ही जहाज है, XYZ जो भी नाम था वो पुराना ही जहाज है, या मैं इसको नया जहाज बोलूं? तो आपको क्या लगता है कि इज दिस अ न्यू और समथिंग विच इज ओल्ड ओनली? क्या जहाज है वो? व्हाट इज दैट? न्यू नया बोला जहाज है या पुराना जहाज है? if everything is changed, so it's new. If everything is changed, हाँ, सब कुछ चेंज हो गया, बट स्टिल वो जो ढांचा होगा, स्ट्रक्चर होगा अंदर का, वो तो सेम ही होगा ना। भले उसके आसपास जो भी ऊपर का चढ़ा दिए है, नया चढ़ा दिए है, बट अंदर का जो मटेरियल था वो तो पुराना ही होगा, जो लोहा में भी। तो रिनोवेटेड ही बोला जाएगा मैडम, रिनोवेटेड। हाँ, तो ये ऐसे सवाल है, बहुत सारे आइडेंटिटी इश्यूज है, और ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि अभी तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। अभी भी उसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं। मेन इससे हमें क्या फायदा होता है कि हमारी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और जो बौद्धिक क्षमताएं है वो बढ़ती है।
सोचने की क्षमता बढ़ती है, समझने की क्षमता बढ़ती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की क्षमताएं बढ़ती है। ऐसे क्वेश्चन सुन के हम खुद पे सवाल करते हैं कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, क्या मैं अभी जो पढ़ रही हूँ पढ़ा रही हूँ दैट इज माई एग्जिस्टेंस, और इससे ऊपर कुछ है जो मेरे एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है। ऐसे सेल्फ रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन शायद आप भी काफी सोचते होंगे, राइट? तो ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करने में सपोर्ट मिलता है, और साथ साथ हमारी पर्सपेक्टिव्स वास्ट होती है, क्योंकि अभी काफी लिमिटेड पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो लिमिटेड पर्सपेक्टिव है। पूरी दुनिया क्या बोलती है वो जानते हैं, तो हमारी ग्लोबल पर्सपेक्टिव होती है, ग्लोबली हमें समझ आती चीजें। कल्चर डिफरेंसेस है तो वो भी कल्चर डिफरेंसेस कम होती है, होता है ना कल्चर डिफरेंसेस। अगर हम इंटरनेशनल जगह पे जाए, उनके कस्टम्स के बारे में नहीं पता, उनके कल्चर के बारे में नहीं पता, तो एक कल्चर डिफरेंसेस आ जाता है। बट अगर हमें पता है तो हमारे डिस्कशंस भी काफी और इंटेलेक्चुअली हाई हो सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है फिलहाल, जो कंपैरेटिव फिलोसफी, आपके विजन को भी एक ब्रॉडर लुक देगा, और साथ साथ आपके पर्सपेक्टिव्स को भी एक नया करेगा। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये माइंड बॉडी का रिलेशन जो वेस्टर्न फिलोसफी में है, तो आप देख सकते हैं जो आपका कोर्स आउटकम 1, 2, 3 है, ये इंडियन फिलोसफी पे है, ओके। और आपका जो कोर्स आउटकम 4, 5 है, वो है आपका वेस्टर्न फिलोसफी में। तो दोनों का बैलेंस है, ये पर्टिकुलर कोर्स इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी दोनों का ही बैलेंस रहेगा। और आप लोग के लिए नया सब्जेक्ट है, तो ट्राई टू बी रेगुलर, ट्राई टू बी फोकस्ड। आपको डाउट्स होता है यू कैन आस्क, है ना। और अभी कोर्स का कंटेंट देख लेते हैं। तत्व मीमांसा, जैसे मॉड्यूल 1 में आप देख रहे हो तत्व मीमांसा, तत्व की खोज। तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स इन जैन फिलोसफी, ये हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, जैन मेटाफिजिक्स। बट अभी तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स with respect to Jain also, Baudd also, वैशेषिक एंड सांख्य, ये 4 फिलोसफी के पर्सपेक्टिव्स में हमें तत्व मीमांसा को पढ़ना है। अब तत्व मीमांसा बहुत ही बड़ा विषय है, तो ऑब्वियसली उसको एनालाइज करना पड़ेगा, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले रियलिटी के बारे में पढ़ेंगे, सत्य के बारे में पढ़ेंगे, ओके। सत्य क्या है, सत्य को जैनिज्म में क्या बताया गया है, सत्य को बौद्ध ने क्या बताया है, सत्य के बारे में वैशेषिक फिलोसफी ने क्या बोला है, सत्य के बारे में सांख्य फिलोसफी ने क्या बोला है। ये सारे कंसेप्ट्स को वन बाय वन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। वैसी आत्मा, आत्मा क्या होता है, आत्मा के बारे में जैनिज्म ने क्या बोला है, आत्मा के बारे में बौद्ध में क्या बोला है, आत्मा के बारे में वैशेषिक फिलोसफी ने क्या बोला है। वैशेषिक फिलोसफी में अगर कोई थिंकर है, कन्नड़ है, कन्नड़ ने क्या बोला है। वैशेषिक फिलोसफी में सांख्य दर्शन, गौतम मुनि है, गौतम मुनि ने क्या बोला है। तो ये सारे कंसेप्ट जो है हमारे इसमें आ जाता है, सोल के कॉन्सेप्ट में, सत्य के बारे में, सोल के कॉन्सेप्ट में आ जाता है और सत्य के बारे में आ जाता है। वैसे ही नेचर ऑफ यूनिवर्स, ओके। यूनिवर्स को आप लोग क्या समझते हैं, व्हाट इज यूनिवर्स? लोक प्लस अलोक। हाँ, लोक अलोक, ठीक है ना, योर कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर। तो ये यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स का नेचर क्या है। अब यूनिवर्स के बारे में बौद्ध दर्शन में क्या बोला गया है, क्योंकि इम्परमानेंस बताया है ना बौद्ध दर्शन में, परमानेंस का जो है वो सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि मोमेंट्रीनेस बोला गया है बौद्ध में, क्षणिक, क्षणिकवाद जो बोलते हैं, एवरीथिंग इज फॉर मोमेंट। तो क्या उनके लिए संसार एग्जिस्ट ही नहीं करता? अब सब कुछ क्षण भर के लिए है, तो मतलब उनका संसार कैसा है, तो क्षण भर में आता है, क्षण भर में खत्म हो जाता है। इज दिस द वर्ल्ड, इज दिस द रियलिटी? तो इस प्रकार के काफी क्वेश्चंस हैं जो कि हम कवर कर सकते हैं। और वैसे सांख्य फिलोसफी जो कि रियलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, पुरुष एंड प्रकृति। हाँ, तो उनकी मेटाफिजिक्स में अगर देखा जाए तो वो पुरुष प्रकृति में पूरी रियलिटी को बता देता है, कि जो सारा रियलिटी है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। पहला तो कॉन्शियसनेस पुरुष, और दूसरा प्रकृति, मटेरियलिस्टिक चीजें। ये 2 भाग में सारा जो संसार है वो डिवाइडेड है। तो अब उनके लिए संसार क्या है, व्हाट इज द संसार फॉर देम,
व्हाट इज द सोल फॉर देम, उनके लिए सोल क्या है ना। तो ये सब हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में देखेंगे। और फिर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कर्मा, अब इसमें गॉड के बारे में, कार्य कारणवाद के बारे में, समवाय के बारे में, थ्योरी ऑफ कर्मा इन ऑल द फिलोसफी, जैन, बौद्ध, वेदांत, ये हम देखेंगे। थोड़ा सिलेबस रिफाइंड वाला है, मैं आपको शेयर करती हूँ, थोड़ा सा रिफाइन किया है सिलेबस को, आई विल सेंड दैट। और वैसे ही वेस्टर्न फिलोसफी में आप देख सकते हो कौन कौन से फिलोसफर्स है। एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल ने बताया रियलिटी के बारे में। अगेन रियलिटी दो भाग में डिवाइडेड है, मैटर एंड फॉर्म। एरिस्टोटल का जो उनके गुरु थे, जो टीचर थे, प्लेटो ने फोकस किया है फॉर्म्स पे। वो बोलते हैं कि जो फॉर्म है वही रियलिटी है। वो बोलते हैं कि आइडियाज आर दी ओनली रियलिटी। अगर आइडिया ही नहीं होगा तो रियल कैसे हम किसी चीज को ला सकते हैं। तो जो एरिस्टोटल के जो टीचर है प्लेटो, उन्होंने आइडियाज पे फोकस किया। बट जो एरिस्टोटल है वो थोड़े से डिवाइड हो गए कि जो भी चीजें वो दो भाग में डिवाइडेड है, फॉर्म्स में भी और रियलिटी में भी, दो चीज में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये एरिस्टोटल का मैटर एंड फॉर्म, और उसको जेम्स एंड मोड, इससे कंपेयर करेंगे। ओके, सब्सटेंस एंड मोड से। वैसे ही फिर सब्सटेंस थ्योरी ऑफ डेकार्ट्स, स्पिनोजा, और इन कंपैरिजन टू जैनिज्म, जैनिज्म में उसके बारे में क्या बोला है। तो आप लोग ये टास्क है, ये सारा जो कोर्स का जो आउटलाइन है उसमें, मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं ना, गॉड के बारे में जैनिज्म में क्या बताया है, यूनिवर्स के बारे में जैनिज्म ने क्या बताया है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा डिस्कशन करके एक जगह लिख के रखिए, ताकि जब हम लोग बाकी की फिलोसफीज पढ़े तो आपके दिमाग में रहे ये बात कि जैनिज्म में इसके बारे में ये बताया है, कर्म के बारे में जैनिज्म में ये बोला है, सोल के बारे में जैनिज्म में ये बताया है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर क्लियर होंगे तो बाकी की फिलोसफी से कंपेयर करने में भी वो आसान होगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं कभी भी। और फिर उसके बाद यही ड्यूअलिज्म ऑफ जैनिज्म विद डेकार्ट्स, जैसे मैंने अभी डेकार्ट्स का बताया, डेकार्ट्स का माइंड एंड बॉडी है, वैसे ही जैनिज्म में भी यहाँ पे सब्सटेंस एंड मोड है, जो कि हमने पढ़ा है सब्सटेंस एंड मोड के बारे में, पदार्थ के बारे में, उसके पदार्थ के क्वालिटीज के बारे में, है ना, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, सस्टेनेंस, ये सब पढ़ा है। तो वो सब चीजें हम फिर से यहाँ पे देखेंगे। और साथ साथ लाइबनिज को पढ़ेंगे। लाइबनिज का जो मैंने बोला मोनैड्स की थ्योरी, जिसको मोनेडोलॉजी बोलते हैं, और जैनिज्म में थ्योरी ऑफ सेल्फ, इसके बीच में कंपैरिजन करेंगे। फिर ये जो टॉपिक है मेरा फेवरेट टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ सोल, सोल के बारे में विथ द लेंस ऑफ डिफरेंट फिलोसोफर्स। डेकार्ट्स ने क्या बोला उसके बारे में, ह्यूम ने क्या बोला है। ह्यूम बोलते कि मैं जो सोचता हूँ, मतलब जिस जिस विषय तक मेरी सोच जा सकती है वही सच है। अगर मेरी सोच वहां पे जा ही नहीं सकती तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो सच है। तो ऐसे काफी सारे आपको कॉन्सेप्ट दिखेंगे यहाँ पे नए नए समझने वाले। वैसे कांट है, कांट कांट के बारे में जो विषय में पढ़ेंगे, उसको जो क्रिटिसाइज किया है वो ह्यूम ने किया है। ठीक है, ह्यूम बोलते, ह्यूम का एक मतलब कांट का एक डायलॉग है कि ह्यूम ने मुझे मेरे मेरे मतलब मैं जो सो रहा था या मुझे जब रियलिटी नहीं पता था, उससे मुझे उन्होंने जगा दिया। यानी ह्यूम ने ऐसा क्रिटिसाइज किया कांट को कि कांट की आंखें खुल गई। कांट को लगा कि जो विषय में मैं नहीं सोच पा रहा था उसके विषय में ह्यूम ने मुझे क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार के डायलॉग्स हैं। और माइंड बॉडी रिलेशन में डेकार्ट्स, स्पिनोजा, लाइबनिज, ये पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ रेफरेंस बुक है, आपके पास अगर है तो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको जो बोल रही थी वो है चैटर्जी का, बोल रही थी सतीश चंद्र चैटर्जी का। इसकी हिंदी बुक है जो कि आप ले सकते हो कंपैरेटिव फिलोसफी के लिए। और हीरियान की भी मिल जाती है तो इट इज बेस्ट, हीरियान आउटलाइंस ऑफ इंडियन फिलोसफी। साथ ही साथ ये सारी बुक्स आपको मिल जाएगी, अवेलेबल होगी अमेजोन में। मसीहा का जो क्रिटिकल हिस्ट्री है वेस्टर्न फिलोसफी की, अगर हिस्ट्री जानती है कि हाउ इट स्टार्टेड, फ्रॉम द ग्रीक्स इट स्टार्टेड, तो ये हो गया। और रसेल का बुक है अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ये भी किताब है। तो ये सारी बुक्स आप देख सकते हो, अगर अमेजोन में मिलता है, ऑनलाइन मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज
ये भी है आप हिंदी में, रामनाथ शर्मा का पाश्चात्य दर्शन का इतिहास व विवेचन। दया कृष्णा की भी किताब है, दया कृष्णा इज अ वेरी गुड राइटर, तो यहाँ पे आप दया कृष्णा की बुक भी है, हिंदी में है ये सारी चीजें। ये भी है आनंद प्रकाश त्रिपाठी, जैन दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन। तो आप सभी एक एक बुक्स ले सकते हो और आप लोग एक्सचेंज करके पढ़ सकते हो, मतलब एक बुक हो गया तो दूसरा, ये तो आपकी जैसे भी इच्छा हो आप लोग ले सकते हो, या तो ऐसा कर सकते हो एक एक बुक आप लोग खरीद के हो ग्रुप डिस्कशन में बता सकते हो कि कौन से बुक में क्या लिखा था, आपने क्या सीखा, राइट। तो इस प्रकार से आप मैडम मैडम सारा बुक लेना एसेंशियल मैडम, सारा बुक जरूरी है मैडम? नहीं एक नहीं है, मैं वही एक बोल रही हूँ, एक जरूरी नहीं है, हाँ एक एक ही एक बुक या से दो ले लिया, सकते हो, हाँ एक एक या दो लिया तो बस है? हाँ बस है, बस है, सारा बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, एक दो बुक से भी, क्योंकि अभी सारी बुक देखा जाए तो सारी बुक तो मैंने भी नहीं पढ़ी है, मैंने इसमें से 4-5 बुक ही पढ़ी है ना, तो मैं अभी सारी बुक में क्या अच्छा दिया क्या नहीं दिया मैं नहीं बता सकती। तो आप लोग अगर उसको अगर परचेस करते हैं, आप पढ़ते हैं, तो आप एक दूसरे को बता सकते हैं कि इस बुक में क्या दिया है, ये बुक आप किसी को रेफर रिकमेंड करते हैं कि नहीं करते हैं, ओके यू कैन टेल। तो इस प्रकार से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसको कौन सी बुक लेनी है, एंड फिर आप ऐसे अलग अलग बुक्स पढ़ के यू कैन शेयर योर नॉलेज, नॉलेज को एक्सचेंज करके आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द कोर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अवर नेक्स्ट सेशन। दो इट इज ऑल न्यू, सब कुछ नया है यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में थोड़ा चैलेंजेस आ सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें वो पर्टिकुलर जो दर्शन है उसके बारे में समझना पड़ेगा, फिर हमें समझना पड़ेगा कि वो दर्शन ने ऐसा क्या बताया है, वो दार्शनिकों ने उसके बारे में क्या बताया है, क्यों बताया है, वो कहाँ से वो थॉट्स आया, है ना, तो ये सारी चीजें हमको पढ़नी पड़ेगी, ओके। और ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये अगर जो जो लोग क्यूरियोसिटी में विश्वास रखते हैं, जिनको लगता है कि जानने में जो आनंद आता है वो आनंद ही कुछ और है, उनको ये सब्जेक्ट बड़ा मजा आएगा, क्योंकि उनको इस सब्जेक्ट से जानने को बहुत कुछ मिलेगा, जान के समझ के। अब हमारी जो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होती है ना, उसको थोड़ा शांत करने के लिए सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है। मैडम इस बार हेमा मैडम का टॉपिक भी अच्छा है। सारे टॉपिक्स अच्छे हैं, जितने भी आपके कोर्स के जो भी टॉपिक्स है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है आपका, फिर थ्योरी ऑफ कर्मा, लॉजिक है, नॉट कर्मा, कर्मा तो हो गया, लॉजिक है, एपिस्टेमोलॉजी है, तो सब में ही आपको मजा आएगा, सारे सब्जेक्ट्स में आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और कुछ आपको जानना है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड? कैसा लग रहा है आपको इस सब्जेक्ट के बारे में सोच के, मतलब देख के कि इसके कोर्स आउटलाइंस वगैरह? नहीं, अच्छा लग रहा है मैम, बहुत आई ओपनिंग है, मतलब आई ओपनिंग है, ओके। और आपने बोले ना मैडम, याद करना थोड़ा टफ लगता है। याद तो याद करना कर। ही नहीं है ना, इससे तो मैंने बोला पहले ही आप टेबल बना के रखिए, ताकि वो उसके बारे में बात करते करते ही वो समझ आ जाए कि ये ऐसा है ना, तो ठीक है, समझ ठीक आ है। जाएगा, उसको याद करने की जरूरत हाँ ही नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग से ही कोशिश करना है। हाँ, उसको अगर आप सिस्टमेटिक वाइज उसको नोट डाउन करते हाँ जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो एंड ऑफ द डे इट विल बी वेरी इजी। ठीक है। नोट्स अपना पर्सनल बनाते जाएंगे तो वो सिंपल रहेगा, फिर वो इजी रहेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे, पेस हम स्लो ही रखेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट स्लो रहता है, धीरे धीरे फिर वो आता है आगे सीरियसनेस, ठीक है ओके, ठीक है। सो मैडम, ये सिलेबस शेयर करते हैं ना मैडम? हाँ, मैं सिलेबस आपको शेयर कर